हेलो माय डियर चैंपियंस, नमस्कार आप सभी लोगों को। स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी, और एकदम मजे में होंगे। और आज हम लोग हमारी HAP फर्स्ट यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या हमारी यूनिट दी हुई है, कैसे हम इसकी स्टडी करेंगे, कैसे सब्जेक्ट के बारे में हम लोगों को फैमिलियर होना है, क्या इस सब्जेक्ट में दिया हुआ है, क्या क्या पढ़ना है, ये सब कुछ प्यारे बच्चों आज के सेशन में हम लोग जानेंगे। बट अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। एक बारी फटाक से प्यारे बच्चों चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा अगर जो आप लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे जी, और प्रारंभ करते हैं आज के इस सेशन को। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आपकी HAP ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसको पहले APHE के नाम से भी बोला जाता था, पर 2017 के बाद में जब से सिलेबस में चेंजेस हुए तो इसका नाम क्या रखा गया? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी कि HAP इसका नाम पड़ा। HAP आपके करंट सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर जो हम लोग बात करें तो आपका HAP 2 सेमेस्टर्स में है, एक पहले सेमेस्टर में, एक दूसरे सेमेस्टर में। पहले सेमेस्टर में आपका HAP फर्स्ट है और दूसरे सेमेस्टर में आपका HAP सेकंड है। ठीक है जी, चलिएगा अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि पहले सेमेस्टर में हमें HAP के अंदर क्या क्या पढ़ना है, और उससे भी पहले हम जानते हैं कि HAP क्या होता क्या है और इसके अंदर हम पढ़ते क्या क्या है। ठीक है, जैसे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा इजी और सबसे ज्यादा अच्छे नंबर इसी सब्जेक्ट में बच्चों को मिलते हैं। और अगर जो मैं आपसे बोलूं कि फर्स्ट सेमेस्टर में अगर जो 100 बच्चों की बैक आती है तो 100 में से शायद एक ही ऐसा बच्चा होता होगा जिसकी HAP में बैक आती होगी, यानी कि ये सबसे कम बैक वाला सब्जेक्ट भी है, यानी कि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें बहुत ही कम बैक आती है, यानी कि जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा होगा उसी की बैक इस सब्जेक्ट में आती है। वरना यह सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें बैक ना के बराबर देखने को मिलती है। ठीक है जी, सबसे ज्यादा बैक आपकी एनालिसिस के अंदर आती है अगर जो फर्स्ट सेमेस्टर के रेशियो की मैं बात करूं। तो हमारा HAP क्या है बेटा जी? बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग क्यों बोला जाता है? क्योंकि कि ये पूरा सब्जेक्ट हमारे ही ऊपर है। भाई जैसे हम दवाई की बात करें, दवाई के अंदर क्या क्या डाला हमें नहीं पता है, पर लेकिन हमारा जो शरीर है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं अपने खुद के बारे में ही जानना, वो HAP है ना, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी कि संरचना और उस संरचना का कार्य। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने यहां पर बना रहा हूं, मैंने आपके सामने यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, मैं यहां पर आपके सामने एक मान लीजिए एक सेल का स्ट्रक्चर है हमारा। ठीक है जी, ये हमारी एक सेल है। अब जो सेल का स्ट्रक्चर है और जो उसका कार्य है, ये दोनों ही चीजें हम लोग पढ़ते हैं। जैसे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर ये है, बॉडी का कार्य क्या है, तो यही हमारा क्या है बेटा जी? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता है। भाई देखिए हम लोग देखिए आपके पास में आई है, हम आई के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। हमारे पास में टंग है, हम टंग के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास में ईयर है, हम ईयर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे शरीर में हड्डियां हैं, हम बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे शरीर में दिल है, दिल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हमारे शरीर में सेल है, कोशिकाएं हैं, सेल के बारे में पढ़ेंगे। हमारे शरीर में टिश्यू है, हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। हमारे शरीर में स्किन है, हम स्किन के बारे में पढ़ेंगे। हमारे शरीर में जॉइंट्स हैं, हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम काम करता है,
तो हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो हमारा शरीर है उसी के बारे में हम लोग इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं, है ना। बड़ा ही अच्छा और सुंदर क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने कि भैया कौन सी बुक सबसे अच्छी है एचएपी के लिए। तो एचएपी के लिए सबसे बेस्ट बुक होती है बेटा जी क्या, रोशन एंड विल्सन। सबसे बेस्ट बुक, रेफरेंस बुक, एमबीबीएस वाले बच्चे भी उसी किताब को पढ़ते हैं, रोशन एंड विल्सन। ठीक है, बड़ी ही सुंदर रेफरेंस बुक है, बहुत ही यूनिक डायग्राम्स, बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर्स, बहुत सारी चीजें दी हुई है। ठीक है जी, तो एचएपी के लिए सबसे बेस्ट बुक आपकी रोशन एंड विल्सन होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिएगा अब हम लोग यहां पर बात करते हैं हमारे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सिलेबस के बारे में। अब देखिएगा हमारी पहली यूनिट है जिसमें हमें बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से सिस्टम होते हैं, होम्योस्थेसिस क्या होता है, फीडबैक सिस्टम क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। और पहली यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में, पहली यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, से हमारा इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बॉडी के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, और उनके स्कोप क्या होते हैं, है ना। लेवल ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे, बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में हम लोग जानेंगे, होम्योस्थेसिस के बारे में हम लोग जानेंगे, और बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानेंगे। अब ये होम्योस्थेसिस क्या बला है भैया, इसके बारे में थोड़ा सा बता दो। अगर जो मैं आपको बोलूं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने रनिंग करी, है ना, देखिएगा मैं आपको ऐसे ऐसे एग्जांपल दूंगा कि जो आपके बिल्कुल डेली लाइफ से रिलेटेड रहेंगे। जैसे मान लीजिए हमने रनिंग करी, तो रनिंग जब हम लोग करते हैं और रनिंग करने के बाद में अगर जो मैं आपकी हार्ट बीट यानी कि दिल की धड़कनें नापने लगूं, तो 1 मिनट में हमारा दिल 72 बार धड़कता है। ये नॉर्मल है भाई, 72 बार धड़क रहा है। तो अगर जो हमारा दिल 72 बार से ज्यादा धड़क रहा है तो मतलब क्या है भाई, वो बीमारी के अंदर आ जाता है। तो जैसे आपने रनिंग करी, रनिंग करने के बाद में जब आप रुके और रुकते ही मैं आपकी हार्ट बीट नापने लगूं, तो वो बढ़ी हुई मिलेगी, यस और नो प्यारे बच्चों। क्या आपकी हार्ट बीट बढ़ी हुई मिलेगी? आपका आंसर होगा हाँ जी भैया, हमारी हार्ट बीट बढ़ी हुई मिलेगी। अब इसका मतलब ये थोड़े ना कि आपको कोई बीमारी है, इसका मतलब ये थोड़े ना कि आपको कोई बीमारी है कि आपको अब दवाई देनी पड़ेगी आपके हार्ट बीट क्या है स्लो करने के लिए। नहीं, आपकी बॉडी की हार्ट बीट बढ़ी है, आप रेस्ट करेंगे 10 से 15 मिनट, वो वापस से नॉर्मल हो जाएगी। आपको उसके लिए कोई दवाई लेने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। यानी कि हमारी बॉडी के सिस्टम जो है बेटा जी, वो ऐसा होता है कि अगर जो कोई चीज बढ़ जाए तो हमारी बॉडी एक लिमिट तक उसको खुद ही ठीक करने की कोशिश करती है। जैसे कभी कभी आपको ऐसा होता होगा कि मुझे फीवर सा लग रहा है ना, मुझे बुखार टाइप फील हो रहा है, मुझे फीवर हो चुका है, आपको ऐसा लगता होगा। अब जब आपको फीवर सा फील हो रहा है पर लेकिन उसके पश्चात, है ना, पर लेकिन उसके पश्चात आपको क्या बोला मम्मी ने, बेटा थोड़ी सी देर सो जा, है कुछ टाइम के लिए सो जा, सो करके उठेगा तो तुझे अच्छा लगेगा। अब आप सो गए और आप उठे, आपकी बॉडी ने आप फीवर ठीक कर लिया और आप क्या है ठीक फील कर रहे हो। ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि हमें फीवर थकान की वजह से भी लगने लगता है कि हम ज्यादा कार्य कर लेते हैं कुछ, तो हमें थकान की वजह से भी फीवर लगने लगता है। तो हमने रेस्ट किया, फीवर जो हमें लग रहा था वो अब नहीं है, ये अब उसके लिए हमें कोई दवाई लेने की जरूरत पड़ी नहीं। यानी कि हमारी बॉडी कोई बीमारी हो गई हो, कोई फंक्शन डिसफंक्शन हो गया हो, यानी कि कोई चीज नॉर्मल ना रही हो, है ना, तो पर लेकिन उसको खुद ही नॉर्मल कर देना बिना किसी दवाई या फिर किसी एक्सटर्नल प्रोडक्ट के, किसी बाहरी चीज के, है ना, बाहरी मतलब कोई बाहर से आई, भाई दवाई तो बाहर ही है ना, बॉडी की थोड़े ना है ना, बाहर की चीज है ना दवाई तो बिना उसके वापस नॉर्मल कर लेना चीजों को, वो ही हमारा क्या होता है बेटा जी, होम्योस्थेसिस होता है। उसका बेस्ट एग्जांपल है आपका, जैसे आपने रनिंग करी, आपका ब्लड प्रेशर हाई हुआ, हार्ट बीट क्या है फास्ट हुई, पर वो बॉडी ने खुद से ही रिकवर कर लिया। इसलिए मैं होम्योस्थेसिस के लिए एक लाइन बोलता हूं कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं बोलते। ऐसा बोलते ना कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए
तो उसे भूला नहीं बोलते। ऐसे अगर जो हार्ट बीट भाग कर गया और बढ़ गई तो उसे ऐसा नहीं कि दवाई की जरूरत पड़ेगी, बॉडी खुद उसे नॉर्मल कर लेगी। समझे या नहीं समझे प्यारे बच्चों? अगर जो बात समझ में आई हो तो हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा। अगला हमारा देखिएगा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब हम लोग पढ़ेंगे यहां पर सेल के बारे में, हमारी कोशिका के बारे में। सेल क्या होती है ना? सेल हमारी क्या है बेटा जी? सेल कैसे बनती है? सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बॉडी, ऐसे पूरी की पूरी साइकिल चलती है भाई, ऐसे चलती है ना पूरी साइकिल। तो ऐसे क्या है, हम लोग पूरा सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, फिर उसके पास हमारे क्या है बेटा जी? हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर हमारे राइबोसोम रहते हैं, है ना? फिर वहां पर हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है, साइटोप्लाज्म आ जाता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया आ जाता है जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, लाइसोसोम आ जाता है, साइटोसोल आ जाता है, गोल्गी बॉडी आ जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन आ जाती है। तो बहुत सारी चीजें होती है। और सेल डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं, तो एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64, कैसे हमारी सेल्स टूट रही हैं और सेल्स टूट करके क्या है बेटा जी? हमारी नई सेल बना रही हैं। ये सब कुछ हम लोग हमारी सेल के अंदर पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में सेल पढ़ लिया, सेल के बाद में फिर हम पढ़ते हैं टिश्यू के बारे में, है ना भाई? बहुत सारी सेल मिलकर के टिश्यू बनाती है। जैसे एक ईंट हो गई सेल और बहुत सारी ईंटों ने मिलकर के बना लिया एक रूम, तो वो रूम हो गया टिश्यू। भाई एक ईंट से थोड़े ना कमरा बन जाएगा, एक ईंट से कमरा बन जाता है क्या बेटा? कल डेली लाइव क्लासेस कल से स्टार्ट हो गई है, डेली लाइव क्लासेस कल से स्टार्ट हो गई। अब आप डेली क्लासेस 7 बजे ज्वाइन नहीं करेंगे तो वो आपका फॉल्ट है, ठीक है जी? तो हमारा क्या बेटा जी कि एक ईंट से कमरा थोड़े ना बन सकता है, जब ईंट 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 जुड़ती जाएंगी तो एक कमरा बनेगा। तो ऐसे हमारा क्या बेटा जी, जब बहुत सारी सेल आपस में जुड़ जाती हैं तो हमारा एक टिश्यू बनाती हैं। जब बहुत सारे टिश्यू एक साथ में जुड़ जाते हैं तो हमारा एक ऑर्गन बनाते हैं। जब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ में जुड़ जाते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो वो एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं, ठीक है जी? तो हमारा क्या है, पहली यूनिट के अंदर हमें यही सारी चीजें पढ़नी है। तो अब अगर जो ये देखो टॉपिक समझाने वाला नहीं था, यहां पर मैं खत्म नहीं कर रहा हूं, मैंने जस्ट आपको चीजें बताई हैं। तो पहली यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है, अगर जो ये बात क्लियर हो गई तो फटाक से बेटा जी चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। और सभी बच्चे चैट सेशन में बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सभी बच्चे चैट सेशन में एक्टिव रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें भी पता लगता रहेगा कि आप लोग क्लास में एक्टिव हैं या नहीं है, ठीक है जी? आ रही है बात समझ बेटा जी? फिर बात आ जाती है हमारी यूनिट नंबर 2 के बारे में, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं हमारी स्किन के बारे में, स्किन के बारे में, ठीक है? स्किन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है कौन? स्किन। अब आप बोलोगे भैया कैसे? अब आप देखो कि आपका हार्ट यहाँ है, लंग्स ये रहे, ठीक है जी? आपका उसके बाद में स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, लीवर, सब यहीं पर रखे हुए हैं कहीं ना कहीं। अब आप अपनी पूरी बॉडी को देखिए, आप अपनी खुद की बॉडी को देखिए और आपको लार्जेस्ट ऑर्गन कैसे मिलेगा? स्किन। क्योंकि ये आप यहां से पकड़िए अपनी स्किन को और पूरा का पूरा स्किन को देखते 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 बिल्कुल घुटनों तक चले जाइए और ऊपर तक, ऊपर से लेकर के नीचे तक। कहीं भी ऐसा तो है नहीं कि हाँ स्किन खत्म हो गई, ये हाथ वाली स्किन अलग हो गई, अब चेस्ट वाली स्किन आ गई, चेस्ट वाली स्किन अलग हो गई तो अब स्टमक वाली स्किन आ गई, स्टमक वाली स्किन खत्म हो गई तो अब हमारी लेफ्ट हैंड वाली स्किन आ गई, लेफ्ट हैंड वाली स्किन खत्म हो गई अब हमारी माउथ वाली स्किन आ गई। ऐसा तो नहीं है। पूरी स्किन अगर जो मैं यहां से उतारने बैठूं तो पूरी की पूरी ऐसे उतरती जाएगी। एक ही चीज है ना, ऊपर से लेकर के नीचे तक एक ही स्किन है ना, कहीं कट लगा हुआ थोड़े ना कि यहां पर खत्म होगी एक तरीके की स्किन, यहां से दूसरी स्किन, यहां से तीसरी स्किन, यहां से चौथी स्किन। ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना प्यारे बच्चों। तो पूरी की पूरी हमारी क्या है, सबसे बड़ा ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का स्किन, अगर जो देखा जाए तो हम लोग स्किन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं बेटा जी हमारे स्केलेटन सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? स्केलेटन सिस्टम के बारे में, यानी कि हमारी हड्डियों के बारे में।
अब स्केलेटन सिस्टम दो तरीके का होता है, एक होता है एक्सियल और एक होता है पेंडिकुलर। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में 80 हड्डियां आती है और अपेंडिकुलर में 126 हड्डियां आती है। और ये सभी को पता होगा कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती है। पता है कि नहीं पता है भाई? ठीक है, फिर हम लोग क्या है सेकंड यूनिट में पढ़ते हैं स्केलेटन सिस्टम। फिर स्केलेटन सिस्टम जब हम लोग पढ़ लेते हैं तो हमारा स्केलेटन सिस्टम आपने देखा होगा जगह जगह जॉइंट है। ये एक जॉइंट हो गया, ये एक जॉइंट हो गया, है ना, ये देखो जॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अब देखो स्केलेटन सिस्टम में आप लोगों को हड्डियों को कैसे याद रखना है। जैसे देखो हमारा जो ये वाला पोर्शन है, ये यहां तक का, इसमें टोटल कितनी हड्डी होती है? 27। 2 हड्डियां यहां होती है, 1 हड्डी यहां होती है। तो ऐसे 30 इधर, 30 इधर, 30 इस पैर में, 30 इस पैर में, 120 तो यही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें हड्डियों को याद करना रहता है। ठीक है जी, उसके बाद में हम लोग क्या है बेटा जी, मैंने अभी आपको क्या बता रहा था कि हड्डियां आपस में जैसे आप ये मूवमेंट कर रहे हो भाई, एक चीज मुझे बताना, देखो अलग अलग तरीके का मूवमेंट होता है हमारी हड्डियों का। जैसे आप अगर जो मैं बोलूं तो आप इस उंगली को यहां से ऐसे मूव कर सकते हो, क्या यहां से भी ऐसे मूव कर सकते हो? क्या यहां से बस खाली आप ऐसे ऐसे मूव कर सकते हो, ऐसे घुमा नहीं सकते यहां से, पर यहां से घुमा सकते हो। तो ये वाला ज्वाइंट अलग तरीके का है, ये वाला ज्वाइंट जो यहाँ पर है वो अलग तरीके का है। ये वाला ज्वाइंट देखो, ये वाला ज्वाइंट अलग तरीके का है। ये वाला ज्वाइंट यहाँ से ऐसे ऐसे देखो, ये हाथ बिल्कुल ऐसे कर सकते हो क्या, ये वाला ज्वाइंट अलग तरीके का है। ठीक है, ये वाला ज्वाइंट अलग तरीके का है, यहाँ वाले ज्वाइंट अलग तरीके के हैं। तो अलग अलग तरीके के ज्वाइंट रहता है। जैसे वो बोलते ना कि हड्डी टूट गई, हड्डी टूटने मतलब कि वो ज्वाइंट से खिसक गई, वापस ज्वाइंट पे लगाना पड़ेगी इसको। हड्डी टूटने का मतलब कि वो बीच से ऐसे ब्रेक हो गई। भाई हड्डी टूटना बोलते तो मतलब कि वो समझो ऐसे ऐसे ये ब्रेक हो गई, ये हड्डी टूटना हुआ। पर लेकिन क्या है, हड्डी टूटना क्या होता है, वो हमारी क्या है यहाँ पोजीशन पर थी, वो यहाँ से यहाँ खिसक गई। अब हम वापस उसको यहीं पर लाते हैं, प्लास्टर करते हैं ताकि वो यहीं पर रहे, और जो क्या है वहां पर जो हमारे केमिकल्स आकर के स्टोर होंगे और वो वापस से उसको ऐसे जकड़ सके और वो अपनी पोजीशन पर वापस से रह सके। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो प्यारे बच्चों? ठीक है, तो हमारा क्या बेटा जी, हमारी सेकंड यूनिट के अंदर हम लोग फिर क्या पढ़ते हैं, जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे कुछ जॉइंट्स रहते हैं कि जो फ्रीली मूवेबल रहते हैं, कुछ जॉइंट्स रहते हैं जो सेमी मूवेबल रहते हैं, और कुछ जॉइंट्स बेटा जी हमारे ऐसे होते हैं जो क्या रहते हैं, हमारे मूव नहीं करते। जैसे हमारे ये ब्रेन वाले, ये यहाँ वाली हड्डी आपको क्या ऐसा लगता है कि इधर घुमा करके खोपड़ी के ऐसे घुमा देंगे, जॉइंट्स यहाँ पर भी है ना, पर लेकिन यहाँ पर क्या है, ये मूवेबल नहीं है, यहाँ वाले मूवेबल है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलेगा। फिर थर्ड यूनिट में हम लोग पढ़ते हैं दो चीजों के बारे में। थर्ड यूनिट के अंदर हम लोग पढ़ते हैं दो चीजों के बारे में। एक चीज हम लोग पढ़ते हैं बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड के बारे में। बॉडी फ्लूइड यानी कि हमारा खून, है ना, जैसे कि आप बोलते हो कि मेरा खून पी गई वो, है ना, कि इश्क में उसने कुछ इस तरह दगा की कि खून पी करके उसने हमसे वफा भी ना की। ठीक है, तो जो बोलते ना कि जैसे ब्लड, जैसे जब आप किसी के साथ में आशिकी बाजी करते हैं तो वहां पर आप लोगों को क्या है, क्या देखने को मिलता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको उनके घर बुलाया गया और फिर आपको मारा गया, मारपीट हुई आपके साथ में और आपका खून निकला, तो उस टाइम पर एक शायरी याद आती है, क्योंकि आपके ऊपर फिर एलिगेशन लग जाता है, खासकर लड़कों को लेकर के बात है। देखिए हम किसी लड़की और लड़कों में फर्क नहीं मानते हैं, पर लेकिन लड़कों के साथ में लड़कों का दर्द हम समझते हैं ज्यादा, जो हमारे बेचारे आशिक बन के बैठ जाते हैं अभी से ही, कि उनके दर्द कुछ इस प्रकार से हैं और वो कुछ ऐसी शायरी बोलते हैं, जरा अच्छी लगे तो ये लाइनें तो चैट सेशन में वाह वाह जरूर बोलिएगा, कि जब उनके यहाँ चले गए हम और हमारी पंचायत लग गई और चीजें हो गई और उन्होंने सारे इल्जाम हमारे ऊपर लगा दिए, तो उस समय पर दो लाइनें कुछ ऐसी बोली कि अब कुछ ना छिपाया जाए तो अच्छा होगा, सब कुछ बताया जाए तो अच्छा होगा, कि अब कुछ ना छिपाया जाए तो अच्छा होगा, सब कुछ बताया जाए तो अच्छा होगा, महफिल सजी है तेरे मोहल्ले में तो कोई गिला नहीं, कि महफिल सजी है तेरे मोहल्ले में तो कोई गिला नहीं, गवाह मेरे मोहल्ले से भी बुलाए जाए तो अच्छा होगा, है ना जी, कि अब एक पक्ष की सुन ले तो थोड़े ना अच्छा होता है। तो ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों के साथ में ना हो पाए, इस वजह से आप लोग किताब से प्यार कर जाएं, तो यही हमारा टारगेट है। चलेगा, तो हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं, है ना, आरसीबी नहीं है भाई साहब, ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल।
हम लोग व्हाइट ब्लड सेल के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं, तो हम लोग अलग अलग चीजों के बारे में यहाँ पर बेसिकली डिस्कस करते हैं। बात करते हैं लिम्फेथेटिक सिस्टम के बारे में। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है लिम्फेथेटिक सिस्टम, और इसको हम आपको समझाएंगे। हम लोग यहाँ पर कैपिलरीज एंड इन सब चीजों के बारे में बेसिकली बात करते हैं। ठीक है जी, चलिए अगली फोर्थ यूनिट हमारी आ जाती है, जहां पर हम लोग बेटा जी यहाँ पर भी दो चीजें पढ़ते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, है ना भाई, जो हमारा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और एक बेटा जी हम लोग पढ़ते हैं स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में, जैसे कि जहां पर हमारी क्या आ जाती है बेटा जी, स्पेशल सेंसरी ऑर्गन में हमारे स्किन भी आ जाती है ना, पर लेकिन स्किन हमने सेकंड यूनिट में पढ़ ली, तो हम लोग यहाँ पर स्किन को ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। पर उसके अलावा हमारी ये आंखें, हमारी ये नाक, हमारे ये कान और हमारी ये जीभ, इन चारों चीजों को हम लोग स्पेशल सेंसरी ऑर्गन के अंतर्गत लाते हैं। तो देखिएगा हम लोग आई के बारे में पढ़ते हैं, ईयर के बारे में पढ़ते हैं, नोज के बारे में पढ़ते हैं और टंग के बारे में पढ़ते हैं। अब जब आप टंग की स्पेलिंग देखोगे तो आपको लगेगा टोंग्यू लिखा है। अगर जब आप पढ़ने बैठोगे बेटे जिसको, तो क्या लिखा है, ऐसा लगेगा टोंग्यू लिखा है। ऐसी ही तो इंग्लिश होती है, पर होता ये टंग है। देखो हम भी कंफ्यूज हो गए। देखो मैं मैथ वाला बच्चा था, मेरी बायो में कभी इंटरेस्ट नहीं था, है ना। अगर जो मैं आपको थोड़ी सी अपनी कहानी बताऊं, तो हम 12th क्लास तक 10वीं क्लास में जब साइंस थी तो फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी अच्छी थी, बायो से डर लगता था, है ना, बायो से बड़ा डर लगता था हमें। पर लेकिन बायो थी, फिर हमने सोचा कि 11वीं में बायो नहीं लेंगे, क्योंकि मैथ ही लेना था। मैथ हमने ले लिया, सोचा, क्योंकि हमारा सपना था एयरफोर्स और एनडीए में जाने का। अब 6/6 आई साइड होने की वजह से मेडिकल में वहां बाहर हो जाते। एनडीए का पेपर दिया भी, पेपर एक क्वालिफाई भी हुआ, पर लेकिन फिर पता लगा कि मेडिकल में बाहर हो जाएंगे। अब उसके बाद में जब चीजें हुई तो हमारा अब वही होता है ना कि भगवान जो चाहता है वैसा ही होता है, हम तो बस जस्ट कर सकते हैं, पर उसने सब कुछ करा होगा हमारे लिए, तो लिखा हुआ है सब कुछ, है ना जी। अब कुछ जबरदस्ती करे तो हमने सोचा कि चलो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, शायद वो चाहता ही ये हो कि हम ना ही करे वो। फिर उसके बाद हम उस टाइम पर कबड्डी भी खेला करते थे, कबड्डी का नेशनल खेल लिए और नेशनल के फाइनल में चले गए, और फाइनल में हमारा पैर का लिगामेंट टूट गया। अब वहां पर भी सपना टूटा है तो दिल यही जलता है। स्पोर्ट्स में भी हम काफी अच्छे थे, है ना, चीजें हुई, चलिए ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर ऐसे ही आकर के पढ़ाकू पढ़ाकू बन करके आप लोगों के सामने खड़े हो गए, ऐसा नहीं है। हमारे कॉलेज का हमारे बैच का सबसे वाहियात बच्चा, सबसे बदतमीज बच्चा, सबसे आवारागर्दी करने वाला बच्चा, सबसे ज्यादा मटरगश्ती करने वाला बच्चा, सबसे ज्यादा इधर उधर की बात करने वाला बच्चा, हर एक प्रोग्राम में एक्टिव रहने वाला बच्चा, चाहे कोई असाइनमेंट हो, तो चाहे कोई प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन हो, चाहे कोई सेमिनार प्रेजेंटेशन हो, चाहे कोई स्पोर्ट्स में। अब देखो फर्स्ट ईयर में जब मैं सेकंड सेमेस्टर में था, हमारे कॉलेज में वोटिंग हुई तो स्पोर्ट्स हेड पूरे कॉलेज का मुझे बनाया गया, है ना। तो हम हर चीज में एक्टिव थे, ऐसा नहीं कि खाली पढ़ाई पढ़ाई करते रहे। लोग बाग सोचा करते थे पहले सेमेस्टर में कि पास भी कैसे होगा, बड़ी मटर गश्ती करी, है ना। 3:30 बजे हमारा 1 घंटा लास्ट का खेलने का होता था, तो 3:15 पर ही ग्राउंड में चले गए, खेलना शुरू कर दिया, है ना। प्रिंसिपल बुला रहा है कि तुम 15 मिनट पहले ही कैसे आ गए बाहर, क्योंकि हम भाई सेकंड सेमेस्टर में तो हम स्पोर्ट्स हेड बन गए थे, तो हम ही सारे इंस्टीट्यूट जो भी खेलने का सामान है सब हम ही दे रहे हैं, है ना। भैया एक वो वाली, तुम्हारा हर जख्म हम गवारा कहते हैं। अच्छा चलो चलो, अच्छा वो वाली शायरी, अरे अरे क्या दिल की बात छीन ली यार। चलो सुनो 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 सुनो, उस शायरी को भी सुनो, चलो अच्छी लगे तो जरा, जो पहली बार सुन रहे हैं हमारे मुझे, हम शेर और शायरी भी करते, देखो कि तुम्हारा हर जख्म हम गवारा कहते हैं, कि तुम्हारा हर जख्म हम गवारा कहते हैं, है यही सच लो हम दोबारा कहते हैं, कि तुम्हारा हर जख्म हम गवारा कहते हैं, है यही सच लो हम दोबारा कहते हैं, नहीं मिलना तो जान साफ कह दीजिए, कि नहीं मिलना तो जान साफ कह दीजिए, नजरें झुकाने को तो हम इशारा कहते हैं। ठीक है जी, तो ऐसे वैसे नहीं, हम बहुत पहुंची हुई चीज है। देखो वो पढ़ाई में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कॉलेज में पढ़ाई होती नहीं थी तो हम काय को पढ़े भाई, वहां माइंड फ्रेश करने के लिए जाता था मैं, हकीकत बात है बेटा जी, माइंड फ्रेश करने के लिए जाता था।
देखो लौंडियाबाजी के चक्कर में हम नहीं पड़े कभी भी, है ना। एटीट्यूड इतना कि एक बार क्या बोलते हैं, मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ था और पता नहीं लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरियन, जो लाइब्रेरी वाली मैम थी वो थोड़ी जवान सी आई थी, मतलब कि अब कॉलेज में नया नया खून रहता लोगों का। तो जो हमारे जूनियर थे, जब मैं सेकंड ईयर में था, तो जो हमारे जूनियर थे जो फर्स्ट सेमेस्टर में आए थे, उन्होंने उनको देख करके कुछ सीटी वीटी मार दी। अब उनको लगा कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे ये कैसे ऐसा कर सकते हैं। अब मैं वहां पर बैठ करके पढ़ रहा था क्योंकि मेरा सेमिनार था, तो मुझे प्रेजेंटेशन देनी थी, तो मैं रेफरेंस बुक से लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ रहा था। तो मैं उस टाइम पर कॉलेज में गमछा डाल के जाया करता था। तो उन्हें लगा कि इसने मुझे कुछ बोला है और उन्होंने मेरे को आकर के ऐसे ही बोल दिया कि तुम बदतमीज हो, तुम सीनियर हो गए हो, तो ऐसा वैसा। क्योंकि वो नई आई थी, उनको नहीं पता था कि मैं कौन हूं, कि तुम जैसे लफंडर मैंने डेली देखे हैं, ये वो फलाने। उनको पता नहीं कि मैं कॉलेज टॉपर हूं, उनको नहीं पता। अब उन्होंने इतनी चीज बोली, मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैं उठ करके चला गया। और मैंने बस जाते जाते एक चीज बोली, वहां पर एक ओल्ड एज के जिनको हम चच्चू बोला करते थे उनको, तो मैं, वो चच्चू बड़ा प्यार करते थे, वो बोलने लगे कि मैडम जी ऐसा ये बच्चा नहीं कर सकता है, कि नहीं ये लफंडर है, ये है वो। मैं चच्चू उनको जाते जाते एक चीज बोल के कहा कि चच्चू, जब तक ये मैम अब मेरे से सॉरी नहीं बोलेंगे ना, कोई माइका लाल मुझे इस लाइब्रेरी में पैर नहीं रखवा सकता चच्चू। अब मैं क्लास में जाकर के बैठ गया, मैं उस चीज को, मतलब कि दिमाग में था कि अब लाइब्रेरी में जाना ही नहीं है। मैं 1 महीना हो गया मैं लाइब्रेरी में नहीं गया। तो एक दिन हमारा लेक्चर चल रहा, और उस दिन हमारा ऑर्गेनिक का लेक्चर चल रहा था। तो चच्चू आए कि बेटा जी इधर आइए। तो मैं चला गया बाहर। उन्होंने बोला कि लाइब्रेरी क्यों नहीं आ रहे हो। मैं चच्चू, मैंने बोला था कि जब तक ये मैम सॉरी नहीं बोलेगी। तो उन्होंने बोला नहीं वो सॉरी बोल देगी। मैं कहा चच्चू सॉरी बोल देगी तो मैं लाइब्रेरी में आ जाऊंगा। तो फिर उन्होंने, चच्चू ने जाकर के बताया होगा कि ये बच्चा ऐसा है, ये है वो है, इसको चांसलर अवार्ड मिला है, ये चीजें हुई हैं, रैंकर बच्चा है ये। फिर उन मैम ने आकर के फिर जब सबके सामने सॉरी बोला था, तब जाकर के मैं लाइब्रेरी में गया था। कि भाई देखिए, आप किसी को ऐसे किसी के कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते, चाहे कोई भी हो उसमें। अब चाहे हम हैं, हम आपके कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते, हम कौन होता है आपके कैरेक्टर को जज करने वाले, समझ रहे। तो ये चीजें होती है, ये बातें होती है बेटा जी, ठीक है। तो मतलब कि स्वाभिमान सबसे ऊपर है ना। मैं कॉलेज में जाया करता था अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, कि लोगों से मिलेंगे, बातें होंगी। घर आकर के मैं 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक पढ़ रहा हूँ रात को, है ना। अगर जो मैं आपको थोड़ा सा अपना दिन का दिनचर्या बताऊं ना, कॉलेज टाइम पर मेरी क्या दिनचर्या थी। मेरी सुबह 6 से 9 बजे तक होती थी कोचिंग, जीपैट की कोचिंग होती थी सुबह 6 से 9 बजे। और 9 बजे से वहीं से सीधा मैं जाता था कॉलेज। कॉलेज से 9 बजे से 5 बजे तक कॉलेज से आए, 5 साढ़े 5 बजे तक कॉलेज से आते थे, आधा घंटा आकर के नहाए भाई, गर्मियों के टाइम की मैं बात बता रहा हूँ, नहाए। 6 बजे से 9 बजे तक मैं जाता था होम ट्यूशन देने, क्योंकि घर की कंडीशन ऐसी थी कि भाई वो हमारा खर्चा नहीं उठा सकते थे, है ना। मैं 6 बजे से 9 बजे तक 3 जगह होम ट्यूशन देने जाता था। और उस टाइम पर 1-1 हज़ार रुपए मिलते थे 1 महीने के, यानी कि 3 हज़ार रुपये मुझे होम ट्यूशन से मिलते थे। 3-3 घंटे डेली जाकर के पढ़ाता था, और मैं होम ट्यूशन पढ़ाता था। मैं 9 बजे आए, 10 बजे तक खाना वाना खाया, और खाना खाने के बाद में फिर 2 से 3 बजे तक मैं पढ़ता था। और फिर उसके बाद में सुबह 6-6:30 बजे तक कोचिंग, और फिर वही सब चीज, है ना। कौन बोलता है कि 3-4 घंटे बिना सोए। फिर संडे में खूब सोते थे, पूरा फुल भर के संडे में बढ़िया सोते थे। संडे में ना कोचिंग जाना, होम ट्यूशन भी देने जाना रहता था, कॉलेज भी नहीं रहता था, और घर पर भी होम ट्यूशन भी नहीं जाना पड़ता था। तो बहुत ऐसा नहीं कि हम यहाँ करके खड़े हो गए, आज 1.5 लाख सब्सक्राइबर है यूट्यूब पर, 50,000 से ज्यादा डाउनलोड है, हजारों बच्चे कोर्स में ज्वाइन है, यहाँ खड़े हो गए, ये लाखों का स्टूडियो बना लिया। भाई स्ट्रगल किया है जीवन में, ऐसे नहीं है, घर से कुछ नहीं मिला है। और ये भी गुरूर है कि अपने बाप के पैसे पर नहीं उड़े हैं आज तक। जो बनाया है खुद ही बनाया है, जो कमाया है खुद ही कमाया है ना। इसी वजह से जब मेरे पिताश्री को उन्होंने बोला था कि बेटा जी देख लेना, तो मुझे उसी दिन लग गया था कि फीस में भी अपने बाप की मदद तो करनी है। खर्चा तो महीने का कम करना ही है, साथ में फीस देने में भी अपने घर वालों की मदद करनी है। पहले ही साल चांसलर अवार्ड, टॉप 5 बच्चों में आकर के चांसलर अवार्ड, और 20,000 की स्कॉलरशिप। और आज 20,000 रुपए खाते में आए, अगले दिन कॉलेज की फीस में भर दे दिए थे, कि पापा को बोल देता कि 20,000 रुपए कम भेजना क्योंकि आपके बच्चे ने कमा लिए हैं, ठीक है। तो वो ये चीज सोचने बेटा जी आप लोगों को,
आपको सोचना ही नहीं कि सेमेस्टर कैसे पास करूं, क्या करूं, वो करूं। आप ये सोचे कि जो एक बच्चा जो बायोलॉजी से कोसों दूर था, वो बच्चा इस फील्ड में आया और उसने आकर के ऐसा मचाया कि उसको चांसलर अवार्ड तक मिल गया, है ना। और यूनिवर्सिटी जो बच्चों से पैसा लेती है, उन यूनिवर्सिटी से उसने 20,000 का चेक ले लिया। तो आप तो शायद यही करना चाहते थे, शायद आप तो फार्मेसी ही करना चाहते थे, तो आप तो और भी अच्छा कर सकते हो, है ना। इन चीजों को ध्यान से जरूर छोड़ दिया। होम ट्यूशन में मैं 10th क्लास तक सब पढ़ाता था। हम ऑलराउंडर है, ऐसा नहीं है, हम ऑलराउंडर है। मेरे मैथ में पता कितने नंबर थे 12th क्लास में, बताऊं। मैं मैथ का, हमारे 2 पेपर होते थे, मैथ फर्स्ट और मैथ सेकंड। आपके टाइम पर तो एक एक ही हुआ होगा, हमारे टाइम पर 2 पेपर होते थे, हिंदी फर्स्ट हिंदी सेकंड, फिजिक्स फर्स्ट फिजिक्स सेकंड, केमिस्ट्री फर्स्ट केमिस्ट्री सेकंड, मैथ फर्स्ट मैथ सेकंड, है ना। इस तरीके से हमारे 2-2 पेपर होते थे, 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो हमारे टोटल 10 पेपर होते थे। अब अगर जो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊं, तो मैथ के पेपर में मैंने दोनों ही पेपरों में 45-45 नंबर का करके आया था मैं, दोनों पेपरों में प्यारे बच्चों। ईमानदारी से बोलूंगा, 5-5 नंबर का क्वेश्चन मैथ फर्स्ट के पेपर में भी छूटा, मैथ सेकंड के पेपर में भी। तो 100 में से मैंने 90 नंबर का अटेम्प्ट किया था। और अगर जो मैं आपको बताऊं, मेरे 100 में से 90 ही नंबर आए थे फ्रेंड, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं। केमिस्ट्री में मैंने 92 नंबर, सॉरी 92 नंबर का नहीं, केमिस्ट्री में मैंने 33-33 नंबर का दोनों पेपरों में अटेंड किया था। 35-35 के 2 पेपर होते थे और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता था। 33-33 नंबर का मैंने अटेंड किया था केमिस्ट्री में। 33 जितने का अटेम्प्ट किया था उतने ही आए थे पेपर में। केमिस्ट्री में नंबर कहां कटे, केमिस्ट्री में नंबर कटे 6 नंबर हमारे प्रैक्टिकल वाले सर ने काट लिए थे, जो हमारे केमिस्ट्री पढ़ाते थे। उसके पीछे का भी रीजन बताते हैं। क्योंकि देखो, मैं बहुत ज्यादा लड़कियों की हद से ज्यादा इज्जत करता हूं। तो हमारी क्लास में एक लड़की थी, निकिता थी, उसका और मेरा हमेशा कंपटीशन रहता था। तो 1% वो मेरे से ज्यादा लेकर के आती थी या मैं उससे ज्यादा, हम दोनों, वो हमारे ही गांव की थी। तो वो होता ना कि देखो, हमारी बॉडी होती है और खास करके लड़कियों के पास में ऐसे सेंसेस होते हैं कि उनको कौन किस इंटेंशन से टच कर रहा है, उनको पता लग जाता है। गुड टच का होना और बैड टच होने में बहुत फर्क होता है। ये लड़कियां मेरे को लड़कियां जो यहाँ पर इस क्लास में, उनको बड़े अच्छे से पता है। तो वो उनको शोल्डर पर टच कर रहे थे बार बार, कि कुछ टेस्ट वेस्ट का इशू था कि ऐसे पढ़ोगी क्या, तो उनको वो टच कर रहे थे। तो उन्होंने उनको वार्निंग करी कि सर मुझे ऐसे टच मत कीजिए प्लीज, आप ऐसे मतलब कि गलत है। तो मैं, वो ऐसे इधर साइड फर्स्ट डेस्क पे बैठी थी, मैं सेकंड बेंच पे बैठता था, चाहे पहली बेंच खाली भी पड़ी रहे, हम बैठते सेकंड बेंच पर ही थे। तो वो इधर बैठी और मैं इधर कॉर्नर में बैठा था। तो उन्होंने बोला कि सर मान जाइए ऐसे। तो मैंने भी देखा कि वो टच कुछ अलग तरीके से कर रहे थे। तो मतलब कि ऐसे बोलना, तो मैं उसको सोचता हूँ कि टीचर को गलत नहीं बोलना चाहिए, पर वो कर ही गलत रहे थे। तो मैं क्लास में खड़ा हुआ, 90 बच्चे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सब लोग वहीं पर बैठे। मैं क्लास में खड़ा हुआ और मैंने उसका कॉलर पकड़ करके, टीचर का, मैंने उसको बहुत गालियां दी। और मैं बस ऐसे मतलब कि उसको मारने वाला था, इतने में जो दोस्त थे और जो वो लड़की थी, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया कि रहने दे, कभी तेरे को सस्पेंड वस्पेंड कर दे, पेपरों का टाइम आने वाला, 1 महीने बाद जस्ट पेपर थे। वो बोल रहा चल प्रिंसिपल से। मेरा दिमाग पता नहीं कैसे खराब हो गया, मैंने बोल दिया कि चल तू आज सस्पेंड होगा, सस्पेंड ही ठीक, पर मैं तेरा जीवन खराब कर दूंगा, चल तू। तो बहुत सारी चीजें हुई। तो उसने सबके 30 में से 30 थे, मेरे 30 में से 24 नंबर भेजे बोर्ड एग्जाम में। पर लेकिन मुझे इस चीज का गम नहीं है, पर लेकिन मैं वहां चुप रह जाता तो शायद वो आगे किसी और को छेड़ता, आगे किसी और के साथ ऐसा करता, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी चीजें, तो चीजें बहुत सारी जीवन में, हमने बहुत सारी चीजें, आज मैं 24 साल की एज में अगर जो बोलूं, तो जीवन में बहुत कुछ उखाड़ा है, ऐसा ही नहीं है। बहुत कुछ, बहुत स्ट्रगल किए हैं, बहुत अप डाउन देखे हैं, बहुत सारी चीजें देखी है। तो इसी वजह से मैं आपको बोलता हूं कि आप लोगों को छोटा सोचना ही नहीं है, सोचना है कि टॉपर कैसे बने, सोचना है कि टॉपरों की लिस्ट में कैसे आए, सोचना ये नहीं है कि मैं पास कैसे हो जाऊं। छोटा सोचना ही नहीं है, छोटा बिल्कुल भी नहीं सोचना है प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है जी, चलिएगा। अब बात करते हैं हमारी 5th यूनिट के बारे में। थोड़ी सी ज्यादा बात हो गई, किसी को अगर जो बोरिंग सा लग रहा हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं प्लीज, अगर जो आपको ज्यादा बोरिंग सा हो गया, क्योंकि हो जाता है कभी कभी। हाइट, अब 5th यूनिट में हमारा क्या बेटा जी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जिसमें हम लोग क्या है बेटा जी, दिल, तू ही बता कहां था छिपा, है ना। तो वही वही है ये।
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट, है ना, कि दिल टूट गया हमारा, ऐसा बोलते हैं ना कि दिल टूट गया हमारा, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सूना सूना लागे, तो वो वाली चीज होती है ना, वही वाली चीजें चलती हैं। पर लेकिन दिल बेचारा बोलता है बैठ करके, भाई मेरा काम तो खाली धड़कने का है, कि दिल धड़कने दो, और ये हमको तोड़ते ही रहते हैं, कभी इसके चक्कर में कभी उसके चक्कर में, मैं तो टूटते रहता हूं। अगर जो जिस दिन मैं टूट गया भाई साहब, उस दिन तू किसी को देख भी नहीं पाएगा। दिल मन ही मन में सोचता रहता है कि अगर जो मैं टूटा तो ये जिंदा भी रह लेगा क्या, है? दिल बोल रहा है लीवर से, क्या यार बिल्कुल, अरे मुझे बदनाम करके रख दिया। जिनो दिन मैं टूट गया ना लीवर भाई साहब, तुम भी बंद हो जाओगे, तुम भी, याद रखना। तो ये चीज होती है। तो दिल कभी टूटता नहीं है, वो तो बेचारा, हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है ना, ब्लड को पंप करने का काम करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है, ये काम करता है। तो हार्ट क्या होता है, सारी चीजें, और मैं हर एक बच्चे को सजेशन दूंगा कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, अगर जो आपके पास में बीएसपी फार्मेसी के नोट्स नहीं है तो ये सिस्टम, और कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, ये सिस्टम, और इस सिस्टम में भी कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, इस सिस्टम के बेटा जी जो डायग्राम है वो बेटा जी रोशन एंड विल्सन से देख लेना, बस। डायग्राम्स मैं कहूंगा इससे बेस्ट डायग्राम तुम्हें कहीं मिलेंगे ही नहीं बेटा। टाइम टेबल ये है, शाम को 7 बजे क्लास होगी, बात खत्म। और अगले हफ्ते के मंडे से आपकी सुबह, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फार्मास्यूटिक्स की क्लास होगी 7 से 8, ठीक है जी। तो ये हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। तो ये हमारा क्या बेटा जी, कंप्लीट एचएपी का सिलेबस है। और ये कक्षा आप लोगों को कैसे लगी प्यारे बच्चों, फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। फिर उसके बाद में आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर ही ऑफ करेंगे बेटा जी। आज की ये कक्षा कैसे लगी आप लोगों को, सिलेबस एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी विद योर हार्ट वाला इमोजी, सेंड मी इन चैट सेशन, चलेगा प्यारे बच्चों। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं, एंड आई लव यू, बस इतना ही हम आपको बोलना चाहेंगे, ठीक है बेटा। एक्चुअली देखो, आप लोगों को लगता है कि मैं इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल है, देखो अभी मैं आपको पूरा, मैं अपने पूरे दिन का शेड्यूल बताता हूँ। आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि मैं किस टाइम सोता हूँ, आप अगर जो विश्वास करेंगे, कल रात 4 बजे क्लास लेने के बाद में सोया हूँ। आप बोलो हैं 4 बजे, सुबह 4 बजे तक क्लास हुई है बेटा जी मेरी, समझ रहे हो। और सुबह फिर 9 बजे से क्लासेस स्टार्ट, सुबह 9 बजे से फिर से क्लासेस स्टार्ट। अभी 6 से 7 डी फार्मा में क्लास चली, अब 7 से 8 आपकी क्लास हुई है, 8 से 9 थर्ड सेमेस्टर में चलेगी, 9 से 10 फिफ्थ सेमेस्टर में चलेगी, फिर 10 बजे से लेकर के आगे जितने भी, जब तक भी चलेगी सेकंड सेमेस्टर में चलेगी, जिनके अभी पेपर है। तो ऐसे नहीं है, समय की बहुत कमी है। मैं सोचता हूँ 24 की जगह जो 30 घंटे होने लगते दिन में तो कितना अच्छा होता। ये मैं इतना मोटा हो रहा हूँ, ये ऐसे थोड़े ना हो रहा हूँ, लाइवली बैठे काम किया, फिर फिजिकल एक्टिविटी तो कुछ भी नहीं है, पर लेकिन इस थोड़ा सा एक्टिव इस वजह से भी है शरीर कि खड़े होकर के लाइव लेते हैं। अगर जो बैठ करके लैपटॉप के थ्रू लेते तो भाई साहब मैं तो फट जाता इस टाइम पर, ऐसे हो जाता मोहम्मद, ऐसी जो है ना, समझ रहे। चलो, लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से कल एनालिसिस की क्लास में। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद बेटा जी। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट बच्चों जी, थैंक यू।